हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 की साइंस की क्लास में हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 पादप में जनन भाग 1। जनन, जब आप वर्ड ये सुनते हैं तब आपके दिमाग में यही आता है संतान उत्पत्ति, है ना। अब ये संतान उत्पत्ति की क्रिया प्रत्येक सजीव द्वारा की जाती है। प्रत्येक सजीव यानी आपने देखा है पादपों से एक नया पादप जन्म लेते हुए पक्षियाँ अपने समान संतान उत्पन्न करती है, पक्षियों के अंडों से उसी के समान पक्षी उत्पन्न होते हैं। जंतुओं के भी शिशु उत्पन्न होते हैं, मानव के भी शिशु उत्पन्न होते हैं, यही होता है। तो प्रत्येक सजीव द्वारा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और संख्या वृद्धि करने के लिए अपने समान संतान उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड जो है आपने प्रजनन वर्ड के नाम से भी सुना है, जनन वर्ड के नाम से भी सुना है। तो प्रत्येक सजीव क्या करता है, अपने समान संतान उत्पन्न करता है। और क्यों करता है? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना। उसके पीछे उसकी जो जाति है वो बनी रहे। आपकी जो फैमिली है उसमें भी आपके दादा परदादा, उससे भी लॉन्ग 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 और आगे से आगे फैमिली बढ़ती चली गई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सजीव क्या करना चाहता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, उसका अस्तित्व बना रहे, इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने से अपने आगे उसकी जाति चलती रहे, उसका वंश चलता रहे, उसके लिए वो क्या करता है, अपने समान संतान उत्पन्न करता है। और प्रत्येक सजीव द्वारा ये किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये किसी सजीव के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रत्येक सजीव जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये आप जानते हैं। जो भी सजीव है, ये सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है कि अगर उसने जन्म लिया है तो उसको मरना भी पड़ेगा, उसको मृत्यु उसकी निश्चित है। तो जब उसकी मृत्यु निश्चित है तो उसके पीछे उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उसकी पहचान को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो संतान है वही तो उसकी आगे आगे से आगे उसकी पहचान को बनाए रखेगा। इसलिए अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। सजीव का अपने समान संतति उत्पन्न करने की ये जो प्रक्रिया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, आगे से आगे चलती रहती है। और उनकी जातियों का अस्तित्व और निरंतरता इसी से बनी रहती है। अब जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पादप में जनन, तो ऑब्वियसली पादप में जनन के बारे में पढ़ेंगे। पादप भी एक सजीव है, तो उसमें जनन किस प्रकार से होता है? तो देखें, आपने इस तरह से बीजों से नया पादप को उगते हुए देखा है ना। कई प्रकार से आपने जब देखा है, बारिश का मौसम होता है तो कहीं से कोई बीज जो है वो अचानक से ग्रो करने लगता है, उससे छोटा सा पादप पहले निकलता है और वो छोटा पादप धीरे धीरे ग्रो करके एक बड़ा पादप बना लेता है ना। तो क्या आपने ये देखा है कभी कभी कि विदाउट बीज, विदाउट सीड के भी कोई प्लांट उग सकता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी सोचिए, बिल्कुल पॉसिबल है। आपने देखा होगा कि गुलाब की जो कटिंग होती है वो कटिंग लगा कर एक नया पौधा बनाया जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा आलू आपके घर में कटिंग, उसमें से छोटे छोटे बल्ब निकल रहे होते हैं और वो बर्ड्स जो होते हैं वो आप अगर ज़मीन में लगा देते हैं तो नया आलू लग जाता है। प्याज को आपने देखा होगा कि प्याज के नीचे से जड़ें निकलने लगती है और उसमें से ऊपर से जो है वो हरा प्याज निकलने लगता है। तो उनके कभी बीज आपने देखे? विदाउट बीज वो भी उगते हैं, है ना। तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पादप में जनन की दो प्रकार की विधियाँ होती है। पादप जो है वो प्रजनन दो प्रकार से करते हैं। एक हो गया लैंगिक जनन और एक हो गया अलैंगिक जनन। नाम पहली बार आप सुन रहे हैं तो अच्छे से इसको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और ये चैप्टर पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, लैंगिक जनन क्या है? लिंग आधारित जनन, नाम से पता चल रहा है। अलैंगिक जनन, जिसमें कोई लैंगिक अंगों का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। लैंगिक जनन क्या है? तो जनन की वह विधि जिसमें सजीवों के लैंगिक अंग भाग लेते हैं, जिसमें सजीवों के, ठीक है, सजीवों के लैंगिक अंग भाग लेते हैं। अब लैंगिक अंग कौन से हो गए? लैंगिक अंग का अर्थ ये हो गया कि जैसे मानव के अंदर नर और मादा दो प्रकार के लिंग द्विरूपता पाई जाती है ना। एक फीमेल होता है, एक मेल होता है, ये जेंडर होता है। ठीक है, तो उसी तरह से पादप के अंदर भी क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता पाई जा सकती है। कोई नर मतलब मेल फ्लावर हो सकता है, कोई फीमेल फ्लावर हो सकता है, मेल प्लांट होता है, फीमेल प्लांट होता है। ठीक है, तो इस तरह से लैंगिक जनन की क्रिया
जो लैंगिक अंगों की सहायता से होता है, यानी कि जिसमें बीज निर्माण की क्रिया होती है। अगर हम मानव में बात करें तो वो संतान उत्पत्ति की जो क्रिया होती है वो लैंगिक जनन के रूप में ही होती है। ठीक है, नर और मादा जो होते हैं, नर और मादा के शरीर में जनन अंगों में क्या बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। एक नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसे हम नर कोशिका और मादा कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझे। नर कोशिका और मादा कोशिका का निर्माण होता है। नर में नर कोशिका का, मादा में मादा कोशिका का निर्माण होता है। ये दोनों कोशिका जब आपस में संयोग करती है तो एक नई कोशिका का जन्म होता है। ये जो नई कोशिका है वो धीरे धीरे आगे चलकर संतान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया मानव में या जंतुओं में। पादप में कैसे होता है लैंगिक जनन? पादप में मेल और फीमेल कोशिकाओं में आपस में जब संयोग होता है तो वो क्या होती है, बीज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बीज का निर्माण करती है। और बीज आगे चलकर किस में बीज का जो बाहरी स्वरूप होता है वो हमें फल के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, यानी फल के अंदर बीज बनाता है। यानी ये जो कोशिका है वो धीरे धीरे फल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उसमें अंदर क्या बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं। और बीज की सहायता से क्या होता है, आगे से आगे क्या होता है, नया प्लांट विकसित होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया लैंगिक जनन, जिसके अंदर लिंग आधारित जनन होता है, यानी लैंगिक भाग लेते हैं, लैंगिक अंग भाग लेते हैं और उनसे नए पादप का जन्म होता है। यानी पादपों में ये जो लैंगिक जनन होता है वो बीजों की सहायता से होता है। आप ये मान सकते हैं, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि बीजों से आधारित जनन पादपों में कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, या आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पादपों में लैंगिक जनन के लिए कौन से विषय लैंगिक जनन जो है वो किस रूप में होता है, तो बीजों की सहायता से होता है। तो ये आपको पता है। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या हो गया? अलैंगिक जनन यानी जिसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं। सजीवों के लैंगिक अंगों को छोड़कर शरीर के जो अन्य भाग होते हैं उनकी सहायता से नई संतति का विकास होता है। आप ये कह सकते हैं कि जो लैंगिक अंग हो गए उनको छोड़कर, जनन अंगों को छोड़कर शरीर का कोई भी भाग वो क्या कर लेगा, एक नए संतति को जन्म देगा, एक नई संतति का विकास करेगा। उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। इसमें किसी भी प्रकार के नर और मादा युग्मक नहीं बनते, केवल एक ही पीढ़ी, जो कोई भी पीढ़ी हो सकती है उसमें नर और मादा कुछ नहीं होता, तो वो क्या करता है, अपने ही शरीर के किसी एक भाग द्वारा नए संतति का विकास करने लग जाता है। ठीक है, जैसे आलू के अंदर क्या हुआ, आलू से ही नया आलू बन जाता है। उसमें किसी भी प्रकार के बीज निर्माण की क्रिया नहीं होती, कोई युग्मक नहीं बनता, कोई नया नर या मादा का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो अलैंगिक जनन है वो जनन की ऐसी विधि है जिसमें सजीव के लैंगिक अंगों को छोड़कर शरीर का कोई भी भाग जो है वो नई संतति का विकास कर देता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, पादपों में जो अलैंगिक जनन की विधियां है वो कई तरह से होती है। पादपों में एक्चुअल में अलैंगिक जनन का बहुत ज़्यादा विकसित प्रकार से होता है, यानी अलैंगिक जनन पादपों में ही होता है, हम ये मान सकते हैं। जंतुओं में होता है लेकिन उसको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन पादपों में जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो अलैंगिक जनन के लिए पादपों में बहुत सारी विधियाँ होती है। सबसे पहले है कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। ठीक है, जो विकसित प्रकार के पादप है, जो भी विकसित प्रकार के पादप आप देखते हैं, जैसे जिसमें फल उग रहे हैं, पत्तियां है, पूरा शाखा, पूरा प्लांट का जो आकारिकी आप देखते हैं वो विकसित प्रकार का पादप है। उसमें मेनली जो अलैंगिक जनन की विधि है वो कौन सी है, कायिक प्रवर्धन द्वारा होती है। ठीक है, उसमें कौन सा प्रवर्धन पाया जाता है, कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। और जो अविकसित प्रकार के पादप है, जो बहुत निम्न श्रेणी के पादप है, जिनमें पूरी तरह से पादप का एक मेन पादप जड़ तना पत्ती का ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, प्लांट होता है, तो वो जो निम्न प्रकार के पादप होते हैं उसमें ये 3 प्रकार की विधियां अलैंगिक जनन की होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो विकसित प्रकार के पादप है उसमें तो कायिक प्रवर्धन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और जो अविकसित प्रकार के पादप है वो मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण द्वारा अलग अलग विधियों द्वारा क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है,
अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। जब भी आपको पूछा जाए पादप में अलैंगिक जनन की विधियाँ कौन सी है, तो कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। लेकिन अगर हम ये पूछे पादपों में मुख्यतः जनन की कौन सी विधियाँ है, तो आप ये बोलेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बाकी की चीज़ें जो है वो इसके अंदर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ते हैं पादपों में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो पादपों में कायिक प्रवर्धन को समझने से पहले आपको पहले ये समझना पड़ेगा पादप के भाग कौन कौन से होते हैं, पादप के मेनली कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो छोटी क्लासेस में तो आप पढ़ते आ रहे हैं जड़, तना, पत्ती, है ना, फूल, फल, ये पादप के भाग हैं। जब हम यहाँ पर जनन की क्रिया की बात कर रहे हैं तो पादपों के अन्य भागों के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले कायिक प्रवर्धन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पादपों में बीजों के अतिरिक्त, बीज नहीं काम आएंगे यहाँ पर, बीजों के अलावा पादप के जो दूसरे भाग हैं, तो वो जो भाग है वो कायिक भाग है। अब कायिक भाग कौन से होते हैं, देखो वर्ड में याद रखना, पादपों के कायिक भाग। अब कायिक भाग कौन से, एक बार इस चित्र को डिटेल में देखो। पादप के कायिक भाग सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। जड़, तना, पत्ती, शाखा, ठीक है, और मुकुल। अब ये जो मुकुल है वो क्या चीज़ है, मुकुल जो होते हैं वो पादप के ये जो छोटे छोटे बड़ आप देखते होंगे पादप में, जहाँ से पत्ती निकलती है उसके आसपास वाला छोटा सा हिस्सा आपने देखा होगा, वहाँ पे एक छोटा सा बड होता है, वहाँ से एक नया ब्रांच निकल जाता है। वो जो बड है वो एक्चुअल में मुकुल हम कह सकते हैं, कली कह सकते हैं, या कायिक कलिका कहा जा सकता है उसको, ठीक है। तो ये सारे जो भाग मैंने आपको बताए, जड़, तना, पत्ती, मुकुल, ये पादप के कायिक भाग कहलाते हैं। जबकि पादप का जो जनन अंग होता है वो कौन सा होता है, फ्लावर, फूल, ठीक है, पुष्प। तो पादप का लैंगिक भाग जो होता है वो पुष्प होता है। पादप में लैंगिक जनन की क्रिया जो होती है वो पुष्प में होती है, और पादप में अलैंगिक जनन की क्रिया जो होती है वो स्पेशली जो कायिक प्रवर्धन की हम बात करते हैं वो होता है जड़, तना, पत्ती, शाखा और बड द्वारा, यानी मुकुल द्वारा, ठीक है। तो इन सभी भागों से कोई नया पादप प्राप्त करने की जो क्रिया है वो कहलाती है कायिक प्रवर्धन कहलाती है। तो अब इसको हम अच्छे से समझते हैं वापस से। पादपों में बीजों के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य कायिक भाग से परिवर्धित होकर नए पौधे बनने की क्रिया, यानी जड़, तना, पत्ती, मुकुल से नए पौधे बनने की क्रिया कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाती है, ठीक है। कायिक जनन से जो प्राप्त होने वाले पादप होते हैं वो अपनी पैतृक पीढ़ी के आनुवंशिक समरूप या प्रतिलिपि होते हैं। अब आप इस चीज़ को समझना, पैतृक पीढ़ी के आनुवंशिक समरूप, यानी कि अगर हमने आलू लगाया है तो वो एज इट इज़ आलू के समान ही दिखाई देगा, यानी फोटोकॉपी, समझ गए। लेकिन अगर बीज द्वारा कोई पौधा उग रहा है तो उसमें डिफरेंस आ सकता है। उसमें उस आप जनरली अगर आपने गार्डनिंग की हो, आपने पौधे लगाए हो, तो अगर आपने लौकी के बीज लगाए हैं तो कोई लौकी छोटी हो सकती है, किसी पादप में लौकियाँ बड़ी हो सकती है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उसमें चेंज आ जाता है। लेकिन अगर आपने आलू लगाया तो एज इट इज़ आलू आपको उसी शेप में मिलेगा, ठीक है। कोई गन्ने का प्लांट लगाया, गन्ने को काट कर गन्ना लगाया, तो एज इट इज़ आपको गन्ना वैसा का वैसा मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो एज इट इज़ फोटोकॉपी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये अगर हम कह रहे हैं कि कायिक जनन द्वारा प्राप्त पादप जो होते हैं वो अपनी पैतृक पीढ़ी के आनुवंशिकीय समरूप, यानी कि उसके ही गुणों के लक्षणों वाले होते हैं, उसमें फिर कोई चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज़ उनकी फ़ोटोकॉपी होते हैं। जैसे हम कह दें कि आप अपने माता पिता की फ़ोटोकॉपी हो, ठीक है, इस तरह से। लेकिन एक्चुअल में मनुष्य में माता पिता की फ़ोटोकॉपी नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माता पिता से थोड़े थोड़े गुण लेते हैं, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में यही फ़र्क है कि लैंगिक जनन में क्या होते हैं, जो संतान होते हैं उसमें नर और मादा दोनों के गुण आते हैं, तो कुछ डिफरेंस थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। लेकिन चूँकि कायिक जनन में एक ही प्लांट से नया प्लांट प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या होता है वो एज इट इज़ अपनी पेरेंट प्लांट का फोटोकॉपी होता है, समझ गए। तो कायिक जनन द्वारा प्राप्त पादप अपने पैतृक पीढ़ी के आनुवंशिकीय समरूप या प्रतिलिपि होते हैं। अब पादप के कायिक भाग आपको बता ही दिए मैंने, कौन से हैं, जड़, तना, पत्ती, शाखा, मुकुल, यानी कि कली। कली के लिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब जब मैं यहाँ पर
कली की बात कर रही हूँ, तो ये जो कली है, ये जो बर्ड है, आप यहाँ पर ये मत समझ लेना कि ये फ्लावर बर्ड है, यहाँ से कोई नया फ्लावर निकलेगा, बिल्कुल नहीं। ये कायिक कलिकाओं में बर्ड और उसमें डिफरेंस होता है। जैसे किसी भी प्लांट की डाली को अगर आप काट दे, जैसे गुलाब में जहाँ से पत्ती से नई शाखा निकलती है, वहाँ देखना आप ध्यान से, वहाँ पे आपको रेड रेड कलर का एक छोटा सा इस तरह से नया पत्ती उगती हुई दिखाई देगी। ये तो हो गई आपकी कायिक कलिका, समझ गए। इस तरह से निकलने वाली जो पर्व संधि से निकलने वाली जो जहाँ से नया पत्ती निकलेगी, नई शाखा निकलेगी, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक रेड कलर का छोटा सा बर्ड आपको दिखाई देगा, छोटा सा कली आपको दिखाई देगी। ये कलिका कायिक कलिका कहलाती है। लेकिन जहाँ पर फ्लावर बर्ड होगा वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, ये है फ्लावर बर्ड, यहाँ से पुष्प खिलेगा, ठीक है। और इस बर्ड से क्या होगी, नई शाखा निकलेगी। तो हम कायिक जनन में इसकी बात कर रहे हैं, कायिक कलिका की, ना कि पुष्प कलिका की। समझ गए, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। कायिक कलिका क्या होती है, पुष्प कलिका क्या होती है। हम यहाँ पुष्प कलिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कायिक कलिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कायिक जनन कायिक कलिका द्वारा होता है। जड़, तना, पत्ती, शाखा के अलावा कायिक कलिका यानी मुकुल के द्वारा होता है, ठीक है। अब पादप का लैंगिक भाग पुष्प होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। पादप के अन्य भागों में पर्व और पर्व संधि, ये चीज़ आपके दो वर्ड आएगा, इसको आपको समझना है। पर्व क्या होता है, देखिए यहाँ से ये जो भाग है जहाँ से एक नई शाखा, नया बर्ड निकल रहा है, ये जो हिस्सा है वो कुछ उभरा हुआ सा होता है। इस चीज़ को हम देखना, इसे हम कहते हैं पर्व संधि। क्या कहते हैं इसे, नोड। इंग्लिश में कहा जाता है नोड, हिंदी में कहा जाता है पर्व संधि, संधि, ठीक है, जॉइंट। अब इस यहाँ पर ये संधि है, ये संधि है, ये संधि है, ये संधि है, जहाँ से एक नई शाखा निकल रही है, वो सब क्या है, संधि है, जॉइंट है। और इन दोनों जॉइंट के बीच का जो भाग है, ये तने का वो भाग जहाँ पर दो पर्व संधि के बीच में उपस्थित है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड या पर्व। क्या कहा जाता है, पर्व। इन दोनों पर्व को मिलाने वाला पर्व संधि, और ये पर्व, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पर्व और पर्व संधि क्या हो गए, पर्व संधि पादप के तने का वह भाग है जहाँ से एक नई पत्ती, नई शाखा निकलती है, जबकि शाखा का वह भाग जो दो पर्व संधियों के बीच में स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कलम, कायिक जनन में हम पढ़ेंगे कलम द्वारा जनन। तो कलम वर्ड एक्चुअल में क्या है उसको जान लेते हैं। तो कलम क्या होता है, किसी पादप के तने या शाखा का 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा जिसमें पर्व संधि और पर्व उपस्थित होते हैं, जिसमें नए पादप उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे कलम या कर्तन कहते हैं। मान लो अगर आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से इस हिस्से से इसको कट लगा दिया और यहाँ तक कट लगा दिया, तो ये जो पूरा टुकड़ा मिला है शाखा का, जिसके अंदर पर्व संधि उपस्थित है, और ऑब्वियसली जिसमें पर्व संधि उपस्थित है वहाँ से एक नई शाखा निकल सकती है, ठीक है। तो उसमें जनन करने की क्षमता है। तो इस प्रकार की जो शाखा है उसे हम क्या कहेंगे, कलम कहेंगे। तो कलम क्या है, तने या शाखा का 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा जिसे पर्व संधि या पर्व उपस्थित होती है, नया पादप उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे कलम या कर्तन कहते हैं, ठीक है। ये कर्तन जो होते हैं, इन कर्तन के टुकड़ों को ही हम लगाकर, जैसे गुलाब के कर्तन के टुकड़ों को लगाकर एक नया गुलाब प्राप्त करते हैं ना। देसी गुलाब को हम क्या करते हैं, कट करते हैं, कट करके उसकी डाली लगा देते हैं और नया प्लांट हमें प्राप्त होता है, वो क्या है, कलम है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे, बट अभी हमें क्लियर हो गया पादपों में कायिक प्रवर्धन क्या होता है और किस तरह से होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा, कायिक कलिकाएं हो गई। पादपों में कायिक जनन किस किस तरह से होता है, पादपों में अलग अलग पादप में अलग अलग प्रकार से कायिक जनन की विधियाँ होती हैं। तो देखो कलम द्वारा कौन कौन करते हैं, कलम द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है। मैंने जैसे अभी बताया कि क्या करते हैं, गुलाब, चमेली, मोगरा, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उनमें क्या करते हैं, सर्दियों के दिनों में हम क्या करते हैं, नवंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास क्या करते हैं, छोटी छोटी डालियाँ काट कर, जैसे चित्र में दिखा है ना, छोटी छोटी डालियाँ काट कर क्या करते हैं, लगा देते हैं, और वो कलम के टुकड़े जो हैं वो नए प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो करा देते हैं। ये जो नया प्लांट निकल रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है। तो कलम क्या होता है पहले भी बता चुकी हूँ, एक पर्व संधि से नई शाखा उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाला एक शाखा का टुकड़ा, ठीक है। उसको जब हम गीली मिट्टी में अनुकूल वातावरण में लगा देते हैं तो उससे एक नया प्लांट जन्म ले लेता है।
ऐसा किन में होता है? गुलाब, चमेली और मोगरा में होता है। इसी तरह से जड़ द्वारा कौन कायिक जनन करते हैं? ये सब कायिक जनन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीजों का उपयोग नहीं हो रहा है। शरीर, पादप के ही शरीर का कोई एक भाग नया पादप उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। तो जड़ द्वारा डहेलिया और शतावरी, आपने देखा होगा कभी डहेलिया का प्लांट देखा है, या शतावरी या शकरकंद आपने देखा हो। तो शकरकंदी के प्लांट में आपने देखा होगा उसकी जो जड़ें होती है वो नीचे से इस तरह से नोड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर गांठें होती हैं। ये जो हर एक गांठ है, उस एक गांठ में नया पादप उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसको देखें, ठीक है। ये एक नया प्लांट उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इससे एक नया प्लांट उत्पन्न हो सकता है। जब हम जड़ को गीली मिट्टी में दबा देते हैं तो एक नया प्लांट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका डहेलिया और शतावरी जो है, शकरकंदी जो है, वो जड़ द्वारा क्या करते हैं? कायिक जनन करते हैं। तने द्वारा कायिक जनन कौन करता है? आलू, अरबी, अदरक, हल्दी, गन्ना, ये सब क्या है? तने का भाग है। आपने कभी डाउट तो नहीं किया आलू जड़ है? बिल्कुल नहीं। आलू क्या है? तना है। अरबी तना, अदरक तना, हल्दी, ये सब क्या है? तने के भाग है। इनके द्वारा क्या होता है? नया पादप उगता है। तो इसका आपको डिटेल में दे रखा है। तने का हमेशा पूछा जाता है आलू में कायिक जनन किस प्रकार होता है, तो इसको डिटेल स्टडी कर लेते हैं। एक बार इसे ध्यान से देखना, ठीक है। तो आलू के अंदर क्या होता है? ऐसी छोटी छोटी खांचें पाई जाती हैं। जो भी तने द्वारा प्रजनन करते हैं उसमें आपने देखा होगा आलू, अदरक, ये क्या होती है? छोटी छोटी इस तरह से खांचें पाई जाती हैं इनके अंदर। इन खांचों के अंदर क्या होते हैं? ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। ये जो स्पॉट्स देखते हैं आप, इन स्पॉट्स को हम क्या कहते हैं? उनकी आँख या कायिक कलिका या कक्ष कलिकाएं कहते हैं। ठीक है। इन कलिकाओं से क्या होता है? नया पादप उत्पन्न करने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा यहाँ पे छोटे छोटे है ना, इस तरह से ग्रीन ग्रीन कलर के नोड्स निकले हुए रहते हैं। तो ये जब आप आलू को काट कर उसके क्या करते हो? आलू को काट कर उस नोड वाले हिस्से को गीली मिट्टी में दबा देते हो, तब क्या होता है? उसमें से एक नया प्लांट ग्रो होने लगता है और उसने नीचे की ओर जड़ में नीचे की ओर तने जो हैं वो आलू के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। ठीक है। तो सेम प्रोसेस जो है वो अरबी, अदरक, हल्दी में भी होता है। और गन्ने में क्या होता है? गन्ने का जो ये इंटरनोड और नोड वाला भाग होता है, इस नोड वाले भाग से एक नया प्लांट हमेशा उत्पन्न होने लगता है। ठीक है। तो अगर आप टुकड़ा लगा देते हो तो गन्ने का भी प्लांट आप उगा सकते हो। तो ये हो गया आलू, अरबी, अदरक, हल्दी, गन्ना में तने द्वारा कायिक जनन। ठीक है। प्याज में कैसे होता है? प्याज भी क्या है? तना ही है। लेकिन प्याज में, जैसे आलू में हमने क्या कहा? कायिक जनन के लिए आलू में क्या पाया जाता है? कक्ष कलिकाएं पाई जाती है। इनकी कक्ष कलिकाओं द्वारा जनन होता है। लेकिन प्याज में इन्हें हम कहते हैं बल्ब। क्या कहते हैं इनको? बल्ब। ठीक है। ये जो प्याज का हिस्सा है जो बल्ब के रूप में आपको दिखाई देता है, आप जो खाते हैं रेड कलर का हिस्सा, वो क्या होता है? बल्ब कहलाता है। तने का गुच्छेदार हिस्सा। अब इसके नीचे से जड़ें निकलती है और इन जड़ों को अगर आपने मिट्टी में, इन बल्ब को अगर मिट्टी में डाल दिया तो ये जड़ें ग्रो करती है और ऊपर से प्लांट ग्रो करने लगता है। ठीक है। तो ये जो है प्याज में किस तरह से तने द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है। अब देखिए पत्तियों द्वारा किस में कायिक जनन होता है? तो पत्तियों द्वारा होता है ब्रायोफिलम में। नाम याद रखें, पत्थर चट्टा भी इसको कहा जाता है, ब्रायोफिलम भी कहा जाता है। और ये बहुत इजीली आपको दिख जाएगा कि ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती है उसकी ये जो किनारी होती है, किनारों में खांचे होती है। और आलू के समान ही इनमें भी खांचों में क्या होते हैं? ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। मैं आपको उसको क्लियरली दिखाती हूँ। देखें, इसमें क्या होते हैं? ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। ठीक है। इन ब्लैक स्पॉट से क्या होता है? एक नया प्लांट ग्रो करने लग जाता है, नई पत्तियां निकलने लग जाती है और जड़ें निकलने लग जाती है। ठीक है। जब आप इस हिस्से को काट कर या पत्ती को ही पूरा का पूरा अगर क्या कर दे? गीली मिट्टी में दबा दे तो उनसे एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाता है। ठीक है। तो ये पत्ती द्वारा क्या होता है? पत्थर चट्टे में पत्ती द्वारा क्या होने लगता है? जनन की क्रिया होती है, कायिक जनन। तो अब ये कायिक जनन जो हुआ है, सारी विधियां आपने पढ़ ली, क्लियर हो गया। कायिक जनन के लाभ क्या है? लैंगिक जनन और कायिक जनन में फ़र्क ये था कि लैंगिक जनन में बीज द्वारा उत्पन्न होते हैं पौधे। तो बीज द्वारा, बीज को आपने कभी लगाया, कितना टाइम हो गया बीज को ग्रो होने में, कब वो बड़ा होगा, कब वो फल देगा, फल फूल देगा, है ना, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन कायिक जनन में ये बहुत ज़्यादा इसका लाभ है कि पादप जो है वो कम समय में विकसित होता है।
साथ ही साथ उसमें पुष्प और फल भी कम अवधि में प्राप्त होते हैं। जैसे अगर आप किसी कटिंग से ग्रो करते हो किसी प्लांट को, तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से फ्लावर आ जाता है, फटाफट से फल आने लगते हैं। ठीक है, तो कायिक जनन का ये लाभ है कि पादप कम समय में विकसित हो जाते हैं और इससे पुष्प व फल जो है वो कम अवधि में प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ हमने ये देखा कि जो पौधे हैं और वो अपनी पैतृक पीढ़ी के आनुवंशिक के समरूप या प्रतिलिपि होते हैं, जिससे उनमें क्या होता है, पैतृक गुण संरक्षित रहते हैं। यानी कि जो पेरेंट पीढ़ी में जो अच्छे गुण हैं वो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नया गुण उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार से प्राप्त पौधे में भिन्नता नहीं प्राप्त होती। मैंने वही बताया आपको, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, जिससे क्या होता है, अगर अच्छी क्वालिटी का प्लांट अगर आप ग्रो कर रहे हैं और कायिक जनन से कर रहे हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी से आप आगे से आगे ग्रो करते रहोगे और स्वस्थ पादप आप प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो ये कायिक जनन के लाभ है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करने, याद रखना है। नेक्स्ट आता है पादपों में अलैंगिक जनन की अलग अलग अन्य विधियाँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अविकसित प्रकार के जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, जैसे कवक हो गए, फंजाई हो गई, इन सब में जो है वो अलैंगिक जनन की अलग अलग विधियाँ पाई जाती है, जिसमें हमको पढ़ना है ईस्ट में मुकुलन। अब ईस्ट जो है उसमें मुकुलन की क्रिया कैसे होती है, तो देखना इसको ध्यान से। ईस्ट क्या है, आपने बेकरी उद्योग पढ़ा होगा, डबल रोटी वगैरह बनती है, तो उसके अंदर जो ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है। ईस्ट एक प्रकार का कवक है। ये क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी अपने ग्रो करता है, बहुत जल्दी जल्दी जब इसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये बहुत जल्दी ग्रो करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रेड पाव फूलती है, इसलिए हम ईस्ट का उपयोग उसमें करते हैं। तो जब आप ईस्ट का विलयन लेते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसमें देखते हैं, तो आपको इस प्रकार की चित्र आपको दिखाई देता है। ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है, इसका शरीर पूरा एक कोशिका से निर्मित होता है। तो ये ऑब्वियसली इसके लिए जनन के लिए कोई अलग से अंग नहीं पाया जाएगा, इसकी एक कोशिका ही जनन करेगी। ठीक है, तो जब जनन की अनुकूल परिस्थिति इसको प्राप्त होती है, फेवरेबल कंडीशन इसको प्राप्त होती है कि अब ये जनन कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन प्राप्त होने पर ये क्या करता है, एक्चुअल में ये ऐसी कंडीशन कब होती है, जब बहुत नमी वाला और गर्मी वाला वातावरण इसको प्राप्त होता है, तब ये जनन करता है। ठीक है, इसके शरीर के अंदर ये क्या है, केंद्रक है, और ये पूरा कोशिका द्रव्य भरा हुआ है अंदर। ठीक है, तो ईस्ट की जो ये कोशिका है वो क्या करती है, धीरे धीरे अपनी कोशिका भित्ति को कोशिका झिल्ली को आगे की ओर ऐसे बढ़ा देती है। इस जो बढ़े हुए भाग है इसको हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, मुकुल। जो ऊपर की ओर एक बल्ब के रूप में संरचना बड़ी है, अलग से प्रवर्ध है, इसको हम प्रवर्ध कह सकते हैं या बढ़ा हुआ भाग कह सकते हैं। ये जो बड़ा है इसे हम कहते हैं मुकुल। ये मुकुल के अंदर क्या होता है, कोशिका का द्रव्य जो है वो भी धीरे धीरे विभाजित होकर आगे की तरफ चलता है, और केंद्रक भी इस तरह से बट जाता है। ठीक है, उस मुकुल के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे ये केंद्रक के दो टुकड़े हो जाते हैं और मुकुल के अंदर एक नया केंद्रक बन जाता है। जैसे ही मुकुल के अंदर नया केंद्रक बन जाता है, ये कोशिका झिल्ली आपस में जुड़ जाती है और इस तरह से एक नया मुकुल बन जाता है, जो उसी अपनी पैतृक पीढ़ी के ऊपर क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है। इस पैतृक पीढ़ी के ऊपर चिपका हुआ रहता है। धीरे धीरे इसी तरह से मुकुल क्या होता है, ये नया मुकुल वापस एक नए मुकुल को जन्म देता है, और मुकुलों की इस तरह से धीरे धीरे श्रृंखला बनती चली जाती है। जब भी अनुकूल परिस्थिति आती है, कोई भी मुकुल अगर टूटकर गिर जाता है, तो वो एक नया संतति मुकुल बना लेता है, नया ईस्ट का पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है। समझ गए? तो ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा एक अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, जो कि इस प्रकार से मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, जब भी आपके ये क्वेश्चन आता है, विद डायग्राम आपको समझाना है और बहुत अच्छे से आप इसको समझा सकते हैं, बहुत इजी है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, अगर चित्र याद हो जाता है तो आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी याद हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है इस चीज़ पे। नेक्स्ट आता है स्पाइरोगायरा में खंडन। आपने काई देखी है, आपने मटकी के आसपास नीले हरे रंग की काई देखी होगी, उसे हम शैवाल कहते हैं। साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसे शैवाल। तो ये जो शैवाल है वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। जो मटकी के आसपास आप देखते हैं वो नील हरित शैवाल कहलाता है। जो तालाबों में अब ग्रीन कलर की एक चादर बिछी हुई होती है पूरी की पूरी, जैसा इस चित्र में बताया है, ऐसी चादर जो होती है वो स्पाइरोगायरा शैवाल की वजह से होती है।
अब ये जो स्पाइरोगायरा है वो एक तंतुरूपी शैवाल है, इस तरह से जो स्वच्छ जल के पोखरों के आसपास पाया जाता है। तो ये जो तंतुरूपी शैवाल है, ये तंतुरूपी शैवाल जो है वो अलैंगिक जनन करता है खंडन विधि द्वारा। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, खंडन यानी टूटना, यानी कि ये कैसे भी किसी भी हिस्से से टूट जाता है और टूटने के बाद जो एक नया भाग है वो वापस से एक नया स्पाइरोगायरा बना लेता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। कभी कभी ये जंतुओं के खाने या उसकी वजह से टूट जाता है, या किसी भी परिस्थिति के कारण स्पाइरोगायरा जब अपने उसके शरीर पर टूट जाता है, टूट कर क्या कर लेता है, एक नया स्पाइरोगायरा विकसित कर लेता है। तो खंडन वर्ड का अर्थ ये हो गया क्या, टूटना। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा में जो खंडन होता है उसकी सहायता से क्या होता है, एक नया कोशिका झिल्ली और नई स्पाइरोगायरा विभाजित हो जाती है। सिंपल है। नेक्स्ट है कवक में बीजाणु निर्माण। अब कवक या जो मॉस और फर्न जैसी प्रजातियां होती है, ये बहुत निम्न श्रेणी के पादप कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, बीजाणु निर्माण की सहायता से क्या होता है, नया पादप बनता है। अब ये अलैंगिक जनन की विधि कैसे होती है, ये मॉस, ये फर्न, ठीक है, पाइन्स, इसमें क्या होता है, फर्न के इस पीछे वाले हिस्से में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बीजाणु पाए जाते हैं। ये जनन की क्रिया में सहायता करते हैं, अलैंगिक जनन की क्रिया में सहायता करते हैं। अब आप ये जो देख रहे हैं ये बहुत सूक्ष्म बीजाणु है, ऐसा नहीं है कि बीज है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब बीजाणु की बात करें तब तो ये बीज ही हो गए, बीज नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म बीजाणु हैं जो नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते। ठीक है, ये इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये तो बीजाणु है, बहुत सूक्ष्म है। तो जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब बीजाणु निर्माण की क्रिया में क्या होता है, जो ये कवक जाल है, जो ये कवक जाल है या ये जो बीजाणु जो आप देख रहे हैं, इनमें से एक नया कवक तंतु निर्मित होता है। इन कवक तंतु के ऊपर एक गोलाकार बीजाणु धानी निर्मित होती है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु होते हैं, बहुत सूक्ष्म बीजाणु होते हैं। ठीक है, ये बीजाणु जब ये बीजाणु धानी जब जनन का समय आता है तो ये बीजाणु धानी परिपक्व होकर क्या हो जाती है, फट जाती है। और ये जब फट जाती है तो ये सारे बीजाणु हवा में मुक्त हो जाते हैं, वायु में मुक्त हो जाते हैं। जब ये वायु में मुक्त हो जाते हैं तब क्या होता है, वायु में इधर उधर इस बीजाणु के आसपास एक छोटी सी पुट्टी बन जाती है जो इन बीजाणुओं की सुरक्षा करती है। और ये बीजाणु हवा में घूमते रहते हैं। जब इनको कोई अनुकूल वातावरण मिलता है, अनुकूल स्थान मिलता है, जैसे कि कोई लकड़ी का सरफेस हो गया जहाँ पर ये बीजाणु आकर चिपक गए, ठीक है, तब क्या होता है, ये जो ऊपर का जो ये बीजाणु का सुरक्षा आवरण है वो फट जाता है। और फटकर ये क्या करता है, उस लकड़ी के अंदर या उस पदार्थ, उस सतह के ऊपर क्या करने लगते हैं, अपना एक नया कवक जाल बना लेते हैं। मान लो इनको ये सतह मिली तो ये क्या करते हैं, अपना एक नया कवक जाल वहाँ पर बना लेते हैं और उससे एक नया पूरा का पूरा कवक का नया प्लांट विकसित होने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कवक में बीजाणु निर्माण की क्रिया होती है। फर्न, मॉस जैसे जो अविकसित पादप है उनमें भी इसी प्रकार से बीजाणु निर्माण की क्रिया होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको क्लियर हो गई है। आपको तैयार करना है बीजाणु पादपों में अलैंगिक जनन, यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पादपों में लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि बीजों से फल का निर्माण कैसे होता है और बीज जो है वो प्रकीर्णन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप पूरा क्लियर कर लें। एक बार चैप्टर को दोबारा से पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे और सारे डायग्राम्स को वापस से देख लेंगे।